हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द एसओसी क्लासेस टेक। दोस्तों, आज हम देखने वाले थर्मोडायनामिक का पार्ट फर्स्ट। ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स न्यू सिलेबस। अब हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जो क्लास 11 बेस पे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। When a piece of the ice is placed in a water at a room temperature, the ice is melt and water cool down. Why does their temperature changes? देखो, सबसे पहले हमारे पास एक ग्लास है और उस ग्लास में वाटर है, और ये वाटर है रूम टेम्परेचर में। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है कि जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ का टेम्परेचर, आसपास का टेम्परेचर कितना है वो टेम्परेचर। तो आसपास का हमारा टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, तो पकड़ लेते हैं इस वाटर का भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और उस बाद में क्या कर दिया हमने, कुछ आइस जो होते हैं जो इस वाटर में हमने डाल दिए। अब कुछ देर बाद क्या हो गया कि ये आइस मेल्ट होना शुरू हो गए। ठीक है, और इस मेल्ट होने के बाद जो वाटर का जो टेम्परेचर था वो भी कम हो गया। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो गया? अगर हम थर्मोडायनामिक पढ़ रहे हैं तो हमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक या फिर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, ये कंसेप्ट हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि हमें ये पता है कि जो हीट होती है वे हीट क्या करती है कि हमेशा हाइयर टेम्परेचर यानी हाइयर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर, यानी जिसका भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ से वो कम टेम्परेचर की तरफ क्या होती है, फ्लो होती है। ठीक है, यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है। जो पानी है, जो वाटर है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और जो आइस है उसका टेम्परेचर कम है, तो जो हीट है वो उस वाटर से उस आइस में फ्लो हो रही है, और आइस का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। ठीक है, मेल्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, इसका टेम्परेचर आइस का बढ़ रहा है, वाटर का कम हो रहा है। अभी कब तक चलते रहेगा? जब तक आइस और वाटर, आइस एंड वाटर, इन दोनों का ही टेम्परेचर जब तक सेम नहीं हो जाता, सेम यानी दोनों का ही टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, तब तक ये इंट्रैक्शन है दोनों के बीच का, ठीक है, वो चलता रहेगा। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। इसे क्या कहते हैं हम? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अब ये कंसेप्ट हम देखने वाले क्या है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखो, व्हेन अ वाटर बॉयल व्हाई डज इट्स टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट? जब पानी बॉयल होता है तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है, बढ़ता क्यों नहीं? तो दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा। जब वाटर बॉयल होता है, ठीक है, जब वाटर बॉयल होता है, जो वाटर होता है वो कन्वर्ट होता है वेपर में। ठीक है, किस चीज़ में कन्वर्ट होता है? वेपर में। अब जब ये वेपर क्या होते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ गया वाटर का, इसका मतलब उसका जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो भी वेपर है वो हवा में उड़ जाएंगे। तो इसकी वजह से जो वाटर का टेम्परेचर वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। देन थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन एन इन्फ्लेटेड बलून इज सडनली बर्स्ट व्हाई इज़ द इमर्जिंग एयर स्लाइटली कूल्ड? देखो, सबसे पहले यहाँ पर एक कंसेप्ट समझ लो कि जो इन्फ्लेटेड बलून है, ठीक है, ये बलून अगर गलती से फट गया तो जो भी हवा बाहर निकलती है वो हमें ठंडी महसूस होती है। ठीक है, हमें बताना है क्यों। तो देन हमारा थर्ड क्वेश्चन चालू है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना था कि अगर कोई बलून है, ठीक है, अगर उस बलून में अगर हम एयर अगर हम उसे फिलअप करते हैं तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर कम स्पेस होगा और कम स्पेस में ज़्यादा एयर मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, यानी इसके अंदर जो भी एयर होगा वो कैसा होगा? प्रेशराइज एयर होगा। प्रेशराइज का मतलब क्या है? उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कम जगह पर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर ये कम मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर यहाँ पर कम जगह पर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अगर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो वहाँ पर जो भी एयर मॉलिक्यूल है उनका फ्रिक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन। यानी कम जगह पर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में फ्रिक्शन हो जाएगा,
और फ्रिक्शन की वजह से जो भी हीट है उस मॉलिक्यूल की, वो हीट बढ़ जाएगी। ठीक है, हीट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और हीट बढ़ने की वजह से हमें पता है कि अगर कोई भी चीज़ हो, अगर मान लो कि एयर मॉलिक्यूल से, अगर एयर मॉलिक्यूल्स को अगर हम हीट दे देते हैं तो वो एक्सपांड हो जाती है। एक्सपांड का मतलब होता है कि फैलना, एक्सपांड का मतलब क्या होता है, फैलना। ये फैल जाती है और फैलने की वजह से क्या होता है कि उसकी जो बलून का जो साइज़ है वो भी थोड़ा बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक्सपांड हो रहा है ना। एक्सपांड हो रहा है मतलब क्या है, जो बलून का साइज़ है वो भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगर वो बलून फूट गया, उसी वक्त बलून फूट गया, तो जो इनसाइड एयर है वो बाहर आ जाएगी, और बाहर भी आ जाएगी इतने कम टाइम में आ जाएगी कि वो उसे हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत कम टाइम में। और जब ये बाहर आ जाएगी तब क्या हो जाएगा कि इसका टेम्परेचर तो ज़्यादा है, जो एयर इनसाइड था इसके, जब बाहर आ जाएगा तो वो क्या करेगा, जल्दी से इसका टेम्परेचर जो ज़्यादा वाला है वो दे देगा बाहर जो एयर मॉलिक्यूल्स है उसको। जिस तरह से हमने देखा कि अगर हमने पहले से ही देखा तो वो क्या कर देगा, जो भी उसके मॉलिक्यूल है वो बाहर एनर्जी रिलीज़ कर देंगे, यानी हीट रिलीज़ कर देंगे। लेकिन एक्चुअल वहाँ पर जो एयर होती है हमें कूल नहीं होती है, वो एयर होती है बलून के अंदर, वो हीटेड होती है, गर्म होती है। लेकिन ये इतने फास्ट होता है कि हमें ऐसा लगता है कि जो एयर है जो इनसाइड के बलून के अंदर थी वो कूल थी, ऐसा हमें फील होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो उसके बाद का जो कंसेप्ट हमें देखना है वो देखना है थर्मोडायनामिक अभी क्या है। तो थर्मोडायनामिक, अगर आप इस नेम को अगर समझ जाएं तो आप सारा कंसेप्ट समझ जाएंगे। थर्मो का मतलब होता है हीट, थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट। और डायनामिक का मतलब होता है मोशन, डायनामिक का मतलब क्या होता है, मोशन। मतलब थर्मोडायनामिक का मतलब ऐसी चीज़, यानी ऐसी हीट जो मोशन में है, ऐसी हीट जो मोशन में है। अभी इसका कंसेप्ट क्या है, मोशन का मतलब क्या है। तो देखो, हमारे शरीर में एनर्जी है, आप सबको पता है। अगर उस एनर्जी का इस्तेमाल कर कर हम एक्सरसाइज करने लगते हैं, ठीक है, जब हम एक्सरसाइज करने लगते हैं तो तब क्या होता है, जो एनर्जी कन्वर्ट होती है वर्क में, किस में कन्वर्ट होती है, वर्क में। और ये वर्क, जब इस वर्क होता है तब हीट रिलीज होती है। आपको पता है, जब हम कोई वर्क करते हैं यानी एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है, आप सबको पता है। ठीक है, और बढ़ने लगता है, इसका मतलब क्या है, जो एनर्जी इसका इस्तेमाल हमने वर्क करने के लिए किया, और जब वर्क होता है तब हीट रिलीज होती है। क्या होती है, हीट पैदा होती है। ठीक है, ये समझ में आपको आ गया। तो देखते हैं अब थर्मोडायनामिक क्या है। थर्मोडायनामिक इज अ ब्रांच ऑफ द फिजिक्स दैट डील विद द कंसेप्ट ऑफ द हीट। जो थर्मोडायनामिक है ये फिजिक्स की एक ब्रांच है, और इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, हीट एंड टेम्परेचर की, एंड इंटर कन्वर्जन। बगा, यानी देखिए कि जो हीट है वो क्या होती है, हमेशा कन्वर्जन होती है। यानी आपको पता है कि जो एनर्जी है उसके अलग अलग फॉर्म है। ठीक है, हम क्या करते हैं, उस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं दूसरे फॉर्म में। तो यहाँ पर भी वही है कि अलग अलग जो एनर्जी के फॉर्म है उससे हम क्या करना है, हीट में कन्वर्ट करना है, या फिर जो हीट है उसे हमें किसी वर्क डन में, यानी किसी वर्क में कन्वर्ट करना है। तो इसकी जो स्टडी करते हैं उसे हम थर्मोडायनामिक कहते हैं। ठीक है, थर्मोडायनामिक मोस्टली द स्टडी ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द वर्क इनटू हीट। अभी ये तो कंसेप्ट हमने देख लिया कि थर्मोडायनामिक में स्टडी करते हैं किसकी, तो हीट की, लेकिन मोस्टली स्टडी करते हैं वर्क इनटू हीट की। यानी जो भी वर्क होता है, यानी जो हम वर्क करते हैं वो कन्वर्ट होता है हीट में, इसकी स्टडी हम थर्मोडायनामिक में करते हैं। हीट क्या है, हीट एक एनर्जी है। हीट क्या है, एक एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ द एनर्जी है। ठीक है, आप पूछेगी हीट अगर एनर्जी है तो टेम्परेचर क्या है, अगर हीट एनर्जी है तो टेम्परेचर क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, इसका डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा। तो मान लीजिए यहाँ पर एक इंजन है। ठीक है, इंजन में हमने क्या कर दिया, अगर इंजन ने वर्क करना शुरू कर दिया, ठीक है, इंजन ने अगर वर्क करना शुरू कर दिया तो ये क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, करेगा कि नहीं। ठीक है, तो इसकी ही स्टडी हम करने वाले हैं इस लेसन में। ठीक है, तो आपको ये थर्मोडायनामिक का कंसेप्ट
क्या है पता चल गया होगा कि थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनामिक का मतलब होता है मोशन, यानी ऐसी हीट जो मोशन में है उसके हमें स्टडी करना है। ठीक है, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि हीट और टेम्परेचर में फ़र्क क्या है। ठीक है, हीट आपको पता है, टेम्परेचर भी आपको पता है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए, जो हीट होती है ये क्या होती है, एक एनर्जी होती है। हीट क्या होती है, एक एनर्जी होती है। और जो टेम्परेचर होता है ये क्या होता है, एक सेंसेशन होता है या फिर एक कंडीशन होती है किसी ही बॉडी की, थर्मल कंडीशन। यानी हीट क्या है, एक एनर्जी है, और टेम्परेचर का मतलब होता है उस बॉडी में थर्मल यानी हीट है कि नहीं, हीट है तो कितनी है, हीट है तो कितनी है, उस बॉडी का टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है, ये हमें पता चलता है इससे, किससे, टेम्परेचर से। ठीक है, हीट एक एनर्जी है, इट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हमें ये पता है कि हीट क्या होती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो होती है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर दो बॉडीज़ हैं, ए और बी। ए बॉडी के टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और बी का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है। अब ये दोनों अगर कांटेक्ट में आ जाए तो क्या होगा कि कांटेक्ट में आने पर जो ए बॉडी है ये क्या करेगी, ये अपनी हीट इस बी को दे देगी, और जब तक देती रहेगी तब तक इन दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। ठीक है, सेम नहीं हो जाता। ठीक है, ये समझ में आ गया। सेकंड कंसेप्ट देखिए, इट इज़ अ क्वांटिटी दैट इंडिकेट वेदर और नॉट एंड इन विच द डायरेक्शन हीट फ्लो। देखिए, उस बॉडी में हीट है क्या नहीं, ठीक है, ये हमें बताता है टेम्परेचर। और उस टेम्परेचर जो हीट है वो हीट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये हमें कौन बताता है, टेम्परेचर बताता है। और आप कहेंगे कि किस तरह से। मान लीजिए यहाँ पर दो बॉडी हैं, अभी मैंने बताया आपको ए और बी, ए का टेम्परेचर ज़्यादा है और बी का कम है। ठीक है, अगर ये दोनों बॉडी अपने कांटेक्ट में आ गए, क्या हो जाएगा कि ये बॉडी है ए और बी, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों में हीट का इंट्रैक्शन हो जाएगा। इंट्रैक्शन यानी हीट ए से बी तक चली जाएगी। ठीक है, और अगर आपको पता लगाना है कि हीट ए से बी जा रही है या ए से बी जा रही है या बी से ए, तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका टेम्परेचर मेजर करेंगे। ए का टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो गया और बी का टेम्परेचर अगर कम हो गया तो ऑब्वियसली हम बता सकते हैं कि जो हीट फ्लो हो रही है वो ए से बी हो रही है। ठीक है, पता चल गया। अगर इन दोनों का ही टेम्परेचर सेम है यानी वहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन आ चुकी है, तो यहाँ पर कोई भी हीट इंटरेक्शन नहीं होगी, ना ही हीट फ्लो होगी। ठीक है, ये समझ गए। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब इसका यूनिट भी देख लेते हैं। हीट का यूनिट होता है जूल और टेम्परेचर का होता है केल्विन। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन। ठीक है, उसके बाद हमें अभी देखना है कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम, उससे पहले थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल होता है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ है, मानो हमारे पास मान लो एक कॉपर है, कॉपर में अगर हमने कॉपर में अगर हीट है, समझो मान लीजिए कॉपर में अगर हीट है तो कॉपर में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाएंगे कि उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे हम देख सकते हैं। ठीक है, या फिर उसे हम लिख सकते हैं। अभी देखिए कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं, यानी कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ है जब किसी भी चीज़ से अगर हीट फ्लो होती है। तो सबसे पहले है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि मान लो अगर कोई आयन है या फिर कॉपर है, उसका टेम्परेचर हमें 1 डिग्री से बढ़ाना है, 1 डिग्री से बढ़ाना है, तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसको कितनी हीट चाहिए, क्वांटिटी ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। यानी इसका अगर टेम्परेचर हमें 1 डिग्री से बढ़ाना है किसी भी कंडक्टर का, तो उसे कितनी हीट चाहिए, उसे हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। उसे क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी। ठीक है, उसके बाद है थर्मल एक्सपांशन। मान लीजिए अगर कोई चीज़ है और उसमें हीट है तो वो थर्मल एक्सपांशन हो जाएगा। यानी थर्मल एक्सपांशन का मतलब होता है कि अगर ये चीज़, अगर थर्मल एक्सपांशन 2 तरह के होते हैं। एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कोई चीज़ अगर सिकुड़ती है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, अगर कोई चीज़ फैलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपांशन कहते हैं। ठीक है, ये दोनों ही तरह के एक्सपांशन होते हैं। ये क्या करते हैं, एक एक्सप्लोड हो सकते हैं, यानी
फट सकते हैं। फटने का मतलब है अगर कोई चीज़ को हम ज़्यादा टेम्परेचर दे दें तो वो ज़्यादा क्या हो जाएगी, एक्सपांड हो जाएगी। अगर हमें उसे एक्सपांड को रजिस्ट कर लिया, टेम्परेचर तो बढ़ा दिया लेकिन उस एक्सपांड को रजिस्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो चीज़ फट जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ उसके थर्मल प्रॉपर्टीज है किसी भी मटेरियल के। उसके बाद है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी देखिए, जिस चीज़ की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी उससे हीट जल्दी से फ्लो हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी चीज़ की थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी तो उससे हीट बहुत कम फ्लो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हमने मेटल ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक वुड ले लिया। अब हमें सबको पता है कि मेटल की जो थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर किसी टेम्परेचर अगर यहाँ का हमने मेजर कर लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने हीट दे दी, जस्ट मिनट दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो मान लो थर्मल कंडक्टिविटी हमने वुड ले लिया था और मेटल लिया था, ये मेटल और ये वुड। ठीक है, अगर हमें पता है मेटल क्या होता है, जल्दी से गर्म होता है अगर उसे हमने हीट दे दी तो। और वुड को देखिए दोस्तों, आप कितना भी उसे गर्म करें, उसका दूसरा जो सिरा होता है वो कभी भी गर्म नहीं होता, क्योंकि उसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो बहुत कम है। ठीक है, उसके बाद है थर्मल स्ट्रेसेस। ठीक है, अभी थर्मल स्ट्रेसेस का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज़ मानो उसे गर्म करते हैं तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी एनर्जी बढ़ जाती है और उसकी वजह से उसमें जो कुछ स्ट्रेसेस निर्माण होते हैं। ठीक है, स्ट्रेसेस निर्माण होते हैं। ये स्ट्रेसेस दो प्रकार के होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। अगर मान लो किसी चीज़ का अगर हम टेम्परेचर कम कर देते हैं तो वो सिकुड़ती है। ठीक है, ये बहुत माइन्यूट होता है लेकिन उसे हम आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ऐसा होता है, वो सिकुड़ती है। अगर किसी चीज़ का मानो टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं तो उस चीज़ में क्या होता है, एक्सपांशन होता है। फॉर एग्जांपल एयर देख लीजिए, एयर को अगर हम गर्म कर लेते हैं, ठीक है, किसी विसल में, तो वो एक्सपांड होता है, उसका प्रेशर बढ़ता है। लेकिन उसी एयर को अगर हम किसी वेसल में ठंडा कर लेते हैं तो वो सिकुड़ती है। ठीक है, सिकुड़ती है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। तो उसके बाद है थर्मल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर एक पॉइंट हमें याद रखना है, वो क्या है देखिए, द टू सिस्टम इन अ थर्मल कॉन्टैक्ट। देखिए, दो सिस्टम है और वो थर्मल कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, with each other are in the thermal equilibrium if they do not transfer the heat between them। देखिए, अगर दोनों ही सिस्टम का टेम्परेचर या हीट टेम्परेचर अगर सेम है, दोनों ही सिस्टम का टेम्परेचर सेम है, तो इन दोनों में हीट एक्सट्रैक्शन हो जाएगा क्या, एक्सट्रैक्शन नहीं, इंट्रैक्शन हो जाएगा क्या, इन दोनों में हीट का इंट्रैक्शन हो जाएगा क्या, यानी ये हीट को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे क्या दूसरे सिस्टम में, तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हीट दोनों की भी जो टेम्परेचर वो सेम है। अगर दोनों का भी टेम्परेचर सेम है और दोनों भी जो हीट ट्रांसफ़र है वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ये क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं, why the different object kept on a table at a room temperature do not exchange heat with the table। देखिए, अगर रूम टेम्परेचर में अगर टेबल है और उस टेबल में हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, मान लो ये टेबल है, ठीक है, इस टेबल में कोई ऑब्जेक्ट हमने रख दिया रूम टेम्परेचर में, तो क्या ये हीट एक्सचेंज करेंगे? तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक शब्द यूज किया है, वो है रूम टेम्परेचर। अभी रूम टेम्परेचर का मतलब होता है कि ये सारे चीज़ें रूम टेम्परेचर में हैं, मतलब इक्वल टेम्परेचर में है। अगर सारी चीज़ें 20 से 22 टेम्परेचर में हैं तो इन सारी चीज़ों में जो भी हीट है वो कितनी है, जो टेम्परेचर है वो कितना है, वो सेम है सारी चीज़ों में। अगर सारी चीज़ों का टेम्परेचर सेम होता है, अगर उन दोनों में कोई भी हीट इंट्रैक्शन नहीं होती है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर सेम है, कोई हीट वहाँ पर भी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, तो दोस्तों इसका मतलब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर सेम है। ठीक है, ये बात आपको समझनी होगी। ठीक है, उसके बाद एक कंसेप्ट हम समझ लेते हैं, हीट इज़ अ समथिंग दैट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम सब्सटेंसेस एट अ हायर टेम्परेचर टू दैट एट अ लोअर टेम्परेचर। हीट क्या है, अगर हमने अभी बताया है कि हीट क्या होती है, कोई भी ऐसी चीज़ मानो कि हीट का जो फ्लो होता है, हीट क्या होती है कि एक एनर्जी होती है,
तो यहाँ पर अगर दो चीज़ें हैं, अगर दोनों का भी टेम्परेचर अगर अलग अलग है, इसका मानो 30 डिग्री सेल्सियस है और इसका 20 डिग्री सेल्सियस है, अगर ये दोनों भी कांटेक्ट में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से ही ट्रांसफ़र हो जाएगी कम वाले सिस्टम में, जिसका टेम्परेचर कम है। कब तक हो जाएगी, जब तक इन दोनों का ही टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। क्या नहीं हो जाता, सेम। तो देखो दोस्तों अब क्या है, ये समझ में आ गया। व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर इन द सेम टेम्परेचर, अगर कोई दोनों ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचर में हैं, दे आर इन द थर्मल इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब ये दोनों ही चीज़ें थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। सो इट इज़ कॉल्ड अ जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक। तो इसको हम क्या कहते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक ग्लास है और ग्लास में हमने क्या कर लिया, एक आइस के वहाँ पर टुकड़े डाल दिए। तो देखो अभी जिस वाटर का टेम्परेचर कितना है, जितना रूम टेम्परेचर है, जितना आजू बाजू का टेम्परेचर है, उतना ही टेम्परेचर इस वाटर का है। ठीक है, एक कंसेप्ट समझ में आ गया। लेकिन जो आइस है, आइस का टेम्परेचर बहुत कम है, 0 डिग्री सेल्सियस है मान लीजिए। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस है। और जब आइस हम इस पानी में डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, आइस का टेम्परेचर कम हो जाएगा और वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए जो वाटर में जो टेम्परेचर है, जो हीट है, वो फ्लो करना शुरू कर देगी किस तरफ, आइस की तरफ। और आइस का टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ता चले जाएगा। जब तक बढ़ेगा जब तक वाटर का और आइस का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। टेम्परेचर सेम हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा कि जो आइस है वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा और उस वाटर का टेम्परेचर भी पूरी तरह से सेम हो जाएगा उस आइस के जैसा, और दोनों ही थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो इसे हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कहते हैं। ठीक है। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या कहता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर, इफ द टू सिस्टम आर इन ईच थर्मल इक्विलिब्रियम, मान लीजिए दो सिस्टम है, दोनों का ही टेम्परेचर सेम है, ए और सी का टेम्परेचर सेम है। ठीक है। विद द थर्ड सिस्टम दे आर ऑल्सो इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम विद द ईच अदर, मान लीजिए ए और बी का टेम्परेचर सेम है। ठीक है, ए और सी का टेम्परेचर सेम है और ए और सी का टेम्परेचर सेम है। देखिए यहाँ पर रिलेशन देखो किस तरह से, इन दोनों का टेम्परेचर सेम है और यहाँ पर इन दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि डायरेक्टली बी और सी का भी टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्योंकि ये दो चीज़ें अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ये चीज़ें यहाँ पर दो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बी और सी का भी जो टेम्परेचर है वो सेम हो जाएगा, यानी वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ठीक है। तो यही कंसेप्ट है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का। ठीक है। और यही कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं अगर किसी चीज़ का अगर हमें टेम्परेचर मेजर करना है। तो देखिए यहाँ पर हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं थर्मोमीटर के हेल्प से। ठीक है। अब थर्मोमीटर टेम्परेचर कब तक मेजर कर सकता है, जब तक जो वाटर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ तक। मतलब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर वाटर है इस फर्स्ट बीकर में, इस सेकंड बीकर में वाटर है। तो इस फर्स्ट बीकर में जो वाटर है उसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए। और यहाँ पर जो थर्मोमीटर है उसका जो टेम्परेचर है थर्मोमीटर का टेम्परेचर है, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर में, तो उसका जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस। तो ठीक है, तो दोस्तों देखिए रूम टेम्परेचर यानी थर्मोमीटर का भी तो कोई टेम्परेचर होगा कि नहीं, क्योंकि रूम टेम्परेचर में तो वो क्या करेगा, मेजर करेगा 30 डिग्री तक। क्यों मेजर करेगा, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड बीकर में क्या है, वहाँ पर क्या है, वाटर का और थर्मोमीटर का दोनों का ही टेम्परेचर अगर सेम है, ठीक है, दोनों का ही टेम्परेचर सेम है, तो थर्मोमीटर रीडिंग दिखा पाएगा क्या, थर्मोमीटर उस वाटर का रीडिंग दिखा पाएगा क्या, दिखाएगा, लेकिन कितना ज़्यादा है या कितना कम है। लेकिन वहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, यानी थर्मोमीटर भी है
और वाटर, ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट की, हम इस थर्मोमीटर को इसलिए इस हॉट वाटर में पुट करते हैं क्योंकि उस वाटर का टेम्परेचर और उस थर्मोमीटर का टेम्परेचर सेम हो जाए, और सेम होने के बाद थर्मोमीटर अपना रीडिंग दिखा देगा। यानी यहाँ पर कौन सा लॉ यूज करते हैं हम, कौन सा लॉ यूज करते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, या फिर उससे हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम।